अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हज एप्लीकेशन के फॉर्म 13 अगस्त 2024 से चालू हो गए हैं और उसकी लास्ट डेट है 9 सितंबर 2024। तो अगर आप हज 2025 में हज करने का इरादा रखते हैं और अभी तक आपने हज का फॉर्म एप्लीकेशन नहीं किया हुआ है तो आप जल्द से जल्द जो है एप्लीकेशन कर दीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हज कमेटी के नए सर्कुलर नंबर 3 के बारे में। हज कमेटी ने 26 अगस्त को एक नया सर्कुलर जारी किया, सर्कुलर नंबर 3। तो उस सर्कुलर नंबर 3 के जरिए हज कमेटी ने क्या चेंजेस किए हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दी है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 3 के जरिए 2 मॉडिफिकेशन, 2 अमेंडमेंट किए हुए हैं हज गाइडलाइंस के पैरा नंबर 2 और पैरा नंबर 6 में। तो हज गाइडलाइंस का जो पैरा नंबर 2 है उसमें वंस इन अ लाइफ टाइम हज कमेटी के जरिए हज किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। और हाजियों का जो एज ग्रुप है वो किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में बताया गया था। तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि जो 65 साल के हाजी होंगे या उससे ऊपर के हाजी होंगे उनको इस साल रिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। पहले ये एज 70 साल होती थी, तो इस साल उसको 5 साल कम करके रिजर्व कैटेगरी में 65वां साल वालों को रखा गया है। उसके साथ में ही ये था कि जो 65 साल वाले जाएंगे उनके लिए कंपेनियन कंपलसरी होंगे, साथी जो है कि जरूरी होंगे उनका सपोर्ट करने वाले। मतलब 65 साल के बंदे जो है या उससे ऊपर जो रहेंगे हाजी वो अकेले हज नहीं कर सकते, जैसा कि पहले वो कर लेते थे, लेकिन अभी कंपेनियन कंपलसरी हो गया है। पिछले सालों में जो तकलीफें आई सभी ने देखा हुआ था उसके हिसाब से। तो वो कंपेनियन की एज जो दी गई थी वो थी कि 18 साल से लेकर 60 साल का बंदा या बंदी जो होगी, लेडी या जेंट, वो जो है कि 65 साल के हाजी के साथ कंपेनियन बन के जा सकते थे। तो इसमें जो है कि बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आया कि जो हाजी 65 साल के हैं या 70 साल के हैं उनकी हज्जन अगर 64 साल की है, 63 साल की है, 61 साल की है, तो वो जो है कि हाजी के साथ एज ए कंपेनियन रिजर्व कैटेगरी में एप्लीकेशन नहीं कर सकते थे। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ आ रही थी कि वो जो है कि रिजर्व कैटेगरी में एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे थे, उसका फायदा नहीं उठा पा रहे थे। तो इसकी वजह से हमने भी आवाज उठाई, हमने भी अपनी बात जो है कि हज कमेटी तक पहुंचाई और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे तंजीमों ने और हाजियों ने जो है कि इंडिविजुअली भी अपनी बात जो है कि हज कमेटी को पहुंचाई कि इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, इससे फैमिलीज अलग हो जा रही हैं और जो है कि एप्लीकेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ में दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन ये थी कि हज कमेटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनरल कैटेगरी में भी 65 साल वालों को अप्लाई नहीं करने देता था। जैसे कि पहले सालों में होता था कि अगर रिजर्व कैटेगरी में नहीं अप्लाई हो रहा है तो कम से कम सारा फैमिली, 4 जन का, 3 जन का, 2 जन का जो फैमिली है वो जो है कि 65 या 70 साल वाले के साथ में जनरल कैटेगरी में जो है कि एप्लीकेशन कर देते थे। अगर सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई, लेकिन क्योंकि फैमिली साथ रहे इसके लिए ये जो है कि अल्लाह के भरोसे इस तरह का एप्लीकेशन कर देते थे। लेकिन जो हज कमेटी का एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस तरह से डिजाइन किया था इस बार कि जो 65 साल या उससे ऊपर के जो बंदे हैं वो जनरल कैटेगरी में किसी हाल में जो है कि एप्लीकेशन नहीं कर सकते थे, उनको जो है कि रिजर्व कैटेगरी में ही एप्लीकेशन करना था 65 प्लस वाले में। लेकिन जो 65 प्लस वाले के साथ में जाने वाली उनके औरत या बच्चे जो भी रहे, अगर वो जो है कि 60 से 61 से 64 साल तक रहते थे तो उनको जो है कि रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई नहीं करने दिया जाता, क्योंकि जो कंपेनियन की एज वहां पे डिफाइन की गई थी वो थी 18 से 60 साल की। तो ये जो 61 से लेकर 64 साल तक के लोग रहते थे वो उसमें जो है कि फिल्टर हो जाते थे, उनको जो है कि वो ब्लॉक कर देता था, एप्लीकेशन नहीं करने देता था। तो हज कमेटी ने इस जो सर्कुलर नंबर 3 है उसके जरिए ये इसी पॉलिसी को अमेंड किया है, चेंज किया है कि अब जो है कि 65 प्लस वाला जो बंदा है उसको, अगर उसकी वाइफ है, उसका बच्चा है, मतलब चिल्ड्रंस है, बहन है, इस तरह के क्लोज रिलेटिव अगर कोई है तो उनको जो है कि 18 से 64 साल 364 दिन तक की उम्र अगर रहेगी तो भी वो जो है कि कंपेनियन बन के जा सकते हैं। मतलब अगर 65 साल से एक दिन की कम भी उम्र है तो भी जो है कि वो कंपेनियन बन के जा सकते हैं। इसमें फायदा ये हो गया कि अब जो वाइफ छूट जाती थी, कंपेनियन नहीं बन पाती थी, अब वो 65 साल या 70 साल के हाजी के साथ में आराम से जो है कि अप्लाई कर सकती है और वो दोनों जो है कि रिजर्व कैटेगरी का फायदा उठा सकते हैं, रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि जो ये रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ये छूट दी हुई है कंपेनियन के एज में,
18 से लेके 64 साल 364 दिन, यानी 65 साल से एक से कम दिन तक। ये सिर्फ क्लोज रिलेशन वालों को दिया गया है। पति या पत्नी साथ में होए उनको, भाई बहन हो उनको, या बच्चे हो अपने, तो इतने लोगों को जो है कि ये छूट दी गई है। इसके अलावा जो लोग रहेंगे उनको उसी कानून के तहत अप्लाई करना है। अगर इन 3 रिलेशन के अलावा कोई दूसरा बंदा, दूर का रिलेटिव या कोई जान पहचान वाला अगर आपका कंपेनियन बन के जा रहा है या जा रही है, तो उसके ऊपर 18 साल से 60 साल वाला कानून ही लागू होगा। तो आप ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखें। ये सिर्फ क्लोज रिलेशन, पति पत्नी, बच्चे और भाई बहन के लिए ही अप्लीकेबल होगा। इन्हीं लोगों को ये एज में जो है कि छूट दी जा रही है। तो इसका एक सिनेरियो हम लोग जो है कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं केस की ये किस तरह से काम करेगा। तो समझ लीजिए कि 2 लोग हज 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। शौहर और बीवी हैं। शौहर 65 साल या 66 साल का 70 साल का है और बीवी जो है 63 साल की है। तो जो पहले का कानून था उस कानून के तहत 65 साल वाला जो है कि वो रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकता था, लेकिन जो 63 साल वाली उसकी बीवी है वो अप्लाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि कंपेनियन का जो उम्र है वो 18 से 60 साल का था और वो रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकती थी क्योंकि वो 65 साल से कम थी। तो ये कॉम्प्लिकेशन था। अभी का जो कानून चेंज हुआ है उसमें जो 65 या 65 से ऊपर का जो हस्बैंड है, शौहर है, उसकी बीवी 63 या 64 साल या 62 साल या 61 साल की है, तो वो उसकी कंपेनियन बन के आप अप्लाई कर सकती है। तो वो 2 जन अगर इस तरह के हैं तो इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं कि 4 जन अगर जा रहे हैं, घर के मियाँ बीवी हैं जो 65 साल के ऊपर है, दोनों 65 और 70 साल के बीच में है, 65 साल के ऊपर है, तो वो जो है कि दोनों रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई तो कर सकेंगे, लेकिन उनको 2 कंपेनियन जरूरी होंगे, 2 साथी जरूरी होंगे। अदरवाइज वो बिना कंपेनियन के अप्लाई नहीं कर पाएंगे रिजर्व कैटेगरी में। अब उसका सीन इस तरह से होएगा कि 2 लोग 65 साल से ऊपर है, ये दोनों रिजर्व कैटेगरी के हो गए। अब इन दोनों को 2 कंपेनियन लगेंगे और कंपेनियन अगर इन दोनों के रिलेशन में बच्चे हैं तो 60, 61, 62, 64 साल 364 दिन तक के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कंपेनियन जो है कि दूसरे रिलेशन के लोग हैं तो उनको 18 से 60 साल की उम्र होनी चाहिए। समझ लीजिए कि 2 जन जा रहे हैं, दोनों जो है कि 65 साल के हैं। अब उनके बेटे और बहू उनका कंपेनियन बन के जाना चाहते हैं, तो वो बेटे और बहू 18 से 64 साल के बीच में होने चाहिए। उसमें भी स्पेशली बेटे को 18 से 64 साल 364 दिन तक अलाउ होगा उसकी अगर उम्र है, लेकिन बहू को ये अलाउ नहीं होगा। बहू 18 से 60 साल के बीच की होनी चाहिए। अगर बहू जो है कि 61 से 64 साल के बीच में है तो वो इस रिलेशन में नहीं बैठती है और वो जो है कि फिर इनका कंपेनियन बन के नहीं जा पाएगी। तो ये बहुत ही पेचीदा मामला है, इसको अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। आप समझ लीजिए कि इसी में से 2 लोग जो जा रहे हैं वो 65 साल से ऊपर के हैं। अब उनको कंपेनियन की जरूरत है, लेकिन उनके पास बेटे बहू अवेलेबल नहीं है। अब उनके भाई का लड़का है, समझ लीजिए उनका भतीजा है और उसकी वाइफ है, ये दोनों उसका कंपेनियन बन के जाना चाहते हैं। तो ये दोनों अगर उनका कंपेनियन बन के जाना चाहेंगे तो इस केस में दोनों कंपेनियन जो रहेंगे उनकी एज 18 से 60 साल होनी चाहिए, क्योंकि 18 से कम के होंगे तो भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं और 60 साल से ज्यादा भी होंगे, एक दिन भी ज्यादा होंगे तो भी वो एज ए कंपेनियन नहीं जा पाएंगे। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि 65 साल के 2 लोग हैं, माँ बाप हैं और एक बेटा और बहू है, वो उनका कंपेनियन बन के जा रहा है, जो कि 18 साल से बेटा 18 साल से 64 साल के बीच में हो सकता है और बहू जो है कि 18 साल से 60 साल के बीच में हो सकती है। लेकिन उनकी फैमिली में एक और बच्चा है, समझ लो उनका एक लड़का और है, वो है 60 साल से नीचे, मतलब 18 से 60 साल के बीच में वो है, तो वो भी अब जो है कि रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि
दो जो कंपेनियंस उनको चाहिए था वो बेटे और बहू के रूप में उनको मिल गए। अब ये जो बच्चा है वो किसके साथ जा रहा है, और बिना कंपेनियन के आप जो है कि रिजर्व कैटेगरी में तभी अलाउड है या तो आप 65 साल या उससे ऊपर है, या तो उन 65 साल वालों का कंपेनियन बन के जा रहे हैं। अब जो पांचवा बंदा बन रहा है वो भले 18 से 60 साल के बीच में है, लेकिन वो किसी का कंपेनियन नहीं बन के जा रहा है। तो अब क्योंकि जो उनके दो कंपेनियन चाहिए थे वो बेटे बहू बड़े वाले उनके हो गए, अब ये जो छोटा बेटा है वो समझ लो 35 साल 24 साल 25 साल किसी भी एज का है, 60 साल से नीचे, लेकिन वो जो है कि अब इस ग्रुप में अप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि वो किसी का कंपेनियन बन के नहीं जा रहा है। और जो रिजर्व कैटेगरी का एज का नहीं है, मतलब 65 साल से ऊपर नहीं है और कंपेनियन नहीं बन के जा रहा है, वो बंदा साथ में अप्लाई नहीं कर पाएगा। अब इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर इन्हें जो है कि साथ में फैमिली पांचों लोग को जाना है तो उनके लिए ये है कि आप लोग जो है कि जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, वहां पे भी एक कंपेनियन मांगेगा 65 प्लस वालों को, लेकिन उनको वहां पे पांचों जन को जो है कि जनरल कैटेगरी में अप्लाई करने देगा। दो लोग 65 प्लस वाले हैं जिनको कंपेनियन की जरूरत है, उनके दो कंपेनियन हो जाएंगे, और जो दूसरा बेटा है जो पांचवा बंदा है वो किसी भी एज ग्रुप का होगा, वो जनरल कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी में कंपेनियन का रिस्ट्रिक्शन इस तरह से नहीं है कि साथ में ही जाना है, तो वो अप्लाई कर पाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जो रिजर्व कैटेगरी होती है उसमें अगर कोटा के हिसाब से लोग आएंगे, कोटा के अंदर आएंगे लोग एप्लीकेशन, तो इंशाल्लाह उनका जो सिलेक्शन होता है वो कंफर्म होता है। रिजर्व कैटेगरी का मतलब ही यही है कि उनको सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया जाता है बाय डिफॉल्ट। तो अब अगर कोई बंदा इस तरह से 5 का पैकेज वाला है, 5 का ग्रुप वाला है, उसको जनरल कैटेगरी में जाना पड़ेगा। तो अब जनरल कैटेगरी में कुर्रा के थ्रू, लॉटरी के थ्रू उसका सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने देखा हुआ है 18 से 25 साल 30 साल के लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन बेचारे जो 1 साल 2 साल 3 साल कम रह जाते हैं रिजर्व वाले, 64 साल 63 साल, पहले के केस में 68 साल 70 साल, तो वो बेचारे जनरल में एप्लीकेशन किया हुआ एज भी जाता है, लेकिन वो उनका सिलेक्शन पूरा में नहीं आता है। वो तो अल्लाह की मर्जी है, और जो है कि जो कंप्यूटर जिस हिसाब से सेलेक्ट करता है, तो पूर्रा में तो कोई फिक्स नहीं किसका नाम आया, जिसका भी पावती उड़ गई, जिसकी पर्ची आ गई वो जो है सेलेक्ट हो गया। तो ये मामला होता है। और रिजर्व कैटेगरी का ये फायदा होता है कि आपको जो है कि सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट कंफर्म होता है, आपकी सीट पक्की हो जाती है। तो ये था पैरा नंबर 2 का जो चेंज है, वो ये चीज थी कि अब जो है कि एज ग्रुप में रिलैक्सेशन उनको दे दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये एक्सप्लेनेशन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। इसके अलावा जो दूसरा चेंज हज कमेटी ने किया हुआ है वो है पैरा नंबर 6, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जैसा कि हम लोग हज कमेटी गाइडलाइन जो ओरिजिनल थी, जो आई थी हज कमेटी गाइडलाइन हज 2025 के लिए, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स का हमने बताया हुआ था कि इस बार हज कमेटी ओरिजिनल इंटरनेशनल पासपोर्ट आपका जमा नहीं करवाने वाली थी। उन्होंने ये बोला था कि आप जो है कि फर्स्ट एंड लास्ट पेज जो है कि उसका जेरोक्स लगा के और सेल्फ अटेस्ट करके खुद साइन करके उसको जमा कर दीजिए, और वही स्कैन करके जो है कि एप्लीकेशन के साथ में, ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ में भी आपको अपलोड करना था। तो इससे बहुत राहत थी, आपका पासपोर्ट जो है कि जमा करने की जरूरत नहीं। उसके फायदे नुकसान हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ था, आप देख सकते हैं। तो अभी जो है हज कमेटी ने जो जैसे जैसे एप्लीकेशन हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, लोगों के डिटेल्स प्रॉपर नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट बने नहीं हुए हैं, या उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी प्रॉपर जैसा कि 15 जनवरी 2026 तक होनी चाहिए वो नहीं है, फिर भी लोग जो है कि गलत डेट डाल के एप्लीकेशन कर दे रहे हैं। इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होंगी हज कमेटी को। तो हज कमेटी ने इसमें चेंज किया हुआ है। पहला तो चेंज उन्होंने ये किया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है पहली बार आपको वैसे ही जमा करना है, पासपोर्ट का कॉपी, सेल्फ अटेस्ट किया हुआ, मेडिकल स्क्रीनिंग, पेन स्लिप, और आपके बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, हज एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, ये सारे आपको जमा कर देने हैं फर्स्ट। लेकिन इसमें चेंज एक जो है कि हज कमेटी ने ये किया है अब कि आपको एक तो जो है कि इसके साथ में एक पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना है, जो कि हज कमेटी ने इस सर्कुलर के साथ में लगा दिया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसमें जो है कि आप पासपोर्ट से रिलेटेड सारा डेटा आपको फिलअप करना है, और ये डेटा
उस जेरोक्स के साथ में आपको जमा करना है, कॉपी के साथ में आपको लगा के जमा करना है। एक तो ये नया चीज है कि आपको ये पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना है। दूसरा ये है कि अब हज कमेटी ने ये कहा हुआ है कि ओरिजिनल पासपोर्ट हज कमेटी कभी भी आपसे मांग सकती है, एक डेट पे वो मांग सकती है। मतलब आप अपना पासपोर्ट रेडी रखें, कभी भी जो है कि उसको सबमिट कराने के लिए आपको कॉल या मैसेज या सर्कुलर आ सकता है। तो अभी जिस तरह से लग रहा है कि हज कमेटी लास्ट डेट में या कभी या स्टेट हज कमेटी कभी भी ये पासपोर्ट आपसे मांग सकती है, क्योंकि पहले जो उन्होंने सिस्टम लगाया था वो ये था कि वो पासपोर्ट आपका जो है कि स्कैन कॉपी के थ्रू ही ई वीजा आपका इशू करा लेते हैं, लेकिन फॉर्म में जो डिटेल्स लोगों ने गलत दिया हुआ है उसके वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए उन्होंने ये बोल के रखा हुआ, ये कंफर्म नहीं है कि आपसे पासपोर्ट लिया ही जाएगा। हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा चांसेस ये है कि आपके पासपोर्ट आपसे नहीं मांगे जाएंगे, लेकिन अगर कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, कोई प्रॉब्लम हुई या कहीं पे कोई डेटा मिसमैच हुआ तो आपके पासपोर्ट मांगे जा सकते हैं और सबके मांगे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग अपना पासपोर्ट रेडी रखिएगा। फिलहाल आपको फॉर्म के साथ में ये पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के हर हाजी का और हज एप्लीकेशन फॉर्म, जो पहला एडवांस पेमेंट आप भरेंगे पेइंग स्लिप उसका कॉपी, मेडिकल स्क्रीनिंग का कॉपी, ये सारी चीजें आपको ले जाके हज कमेटी को जमा करना है। इसके साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड की जो बात है ये ऑप्शनल है। अगर आपका एड्रेस पासपोर्ट के एड्रेस से डिफरेंट है, करंट एड्रेस एज पर आधार कार्ड है या जो है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के हिसाब से है या जो लिस्ट में दिया हुआ डॉक्यूमेंट एड्रेस के लिए अप्रूव्ड हुआ है, टेलीफोन बिल वगैरह उसके हिसाब से है, तो वो कॉपी भी आपको उसके साथ में लगाना है। तो ये जो है चेंजेस हुए हैं हज कमेटी की गाइडलाइंस में। 2025 की जो गाइडलाइंस में पैरा नंबर 2 में एज के बारे में और पैरा नंबर 6 में पासपोर्ट के डिक्लेरेशन के बारे में, पासपोर्ट को जमा करने के बारे में, ये 2 चीजें आप बहुत ध्यान रखिए। इसके हिसाब से आप अप्लाई कीजिए। और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 9 सितंबर 2024 है। इसलिए अगर आप हज 2025 में हज करने का इरादा कर रखते हैं और अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा हुआ तो जल्द से जल्द जाके आप अपना फॉर्म भरिए और दुआ करिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए और हज 2025 में आप सफरे हज पे जा सकें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो सर्कुलर नंबर 3 के बारे में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे जब भी नई वीडियो आए आपको तुरंत जो है कि नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के डायरेक्ट जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।